और क्या टॉपिक का नाम लिखो। पर टॉपिक का नाम है पर्वत और प्लेट विवर्तनिका। पर्वत और प्लेट विवर्तनिका। क्या होता है पर्वत? हाँ, क्या होता है पहाड़? कैसे उसको डिफाइन करते हैं? कैसे जानेंगे कि कौन पहाड़ है और कौन पहाड़ी? क्या अंतर होता है पहाड़ और पहाड़ी में? अपना जोगनी स्थान वाला जो पहाड़ है वो पहाड़ है कि पहाड़ी है? माउंट एवरेस्ट। ये तीन पहाड़ वाला पहाड़ से वो तो देखना पड़ेगा कि वो पहाड़ है कि पहाड़ी है। कैसे कहने से पहाड़ थोड़ी होता है। पहाड़ होने के लिए कुछ क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को पूरा करना पड़ता है। लिखो। लिखो। वैसे स्थलीय क्षेत्र। लिखना शुरू करो। वैसे पर्वतीय स्थलीय क्षेत्र। वैसे वैसे स्थलीय क्षेत्र जिसकी। हाँ बोलो। टॉपिक का नाम। टॉप विवर्तनिका। पर्वत और प्लेट विवर्तनिका। देखो पहले पहाड़ी और पर्वत में अंतर बताते हैं, ठीक है। वैसे स्थलीय क्षेत्र। वैसे स्थलीय क्षेत्र जिसकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक हो। जिसकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक हो पर्वत कहलाते हैं तथा 600 मीटर। हाँ जी। वैसे वैसे स्थलीय क्षेत्र जिसकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक हो पर्वत कहलाते हैं तथा 600 मीटर से कम ऊंचाई वाले स्थल रूप। 600 मीटर से कम ऊंचाई वाले स्थल रूप पहाड़ी कहलाते हैं। 600 मीटर से कम ऊंचाई वाले स्थल रूप पहाड़ी कहलाते हैं। लिख लिए? बोलो एक बार। हम्म। हम्म। पर्वत पहाड़ी नहीं कहलाते हैं। 600 मीटर से कम ऊंचाई वाले स्थलीय क्षेत्र पहाड़ी कहलाते हैं, ऐसे लिखना है। स्थलीय क्षेत्र या स्थल रूप कुछ भी लिख सकते हैं। वहां पर्वत नहीं लिखा जा सकता। ठीक है। अब समझ में आ गया ना कि पर्वत क्या होता है और पहाड़ी क्या होता है। पर्वत और पहाड़ी के बारे में लिख लिए ना? ठीक है। देखो पृथ्वी की उत्पत्ति
पॉइंट बना के लिखना, पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद महाद्वीप एवं महासागर का विकास हुआ। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद, चाहे छोड़ो, इस पॉइंट को दूसरा पॉइंट लिखवाते हैं, इसको छोड़ो, जरूरत नहीं है तुम लोगों की, बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा, काट दो उसको, जरूरत नहीं है तुम लोगों की। सबको आवाज पहुंच रहा है तो बोलो उधर से, एक बार बोलो सबको, आवाज आ रही है मेरा? ठीक है, चलो लिखो अब। धरातल पर, पॉइंट बनाना, धरातल पर धरातल पर लंबाई अधिक और चौड़ाई कम वाले पर्वत धरातल पर लंबाई अधिक और चौड़ाई कम वाले पर्वत कटक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कटक। इंग्लिश में इसको लिखते हैं REDGE, रेज। तो अगर कहीं बात आए कि माउंटेन रेज, कहीं अगर शब्द दिखे माउंटेन रेज, रेज शब्द जैसे ही आएगा तो समझ जाना वो जो पहाड़ है उसकी जो लंबाई अधिक होगी और चौड़ाई कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसको क्या बोले? रेज। हिं, हिंदी में हिंदी में कटक या पर्वत कटक, पर्वत कटक या कटक कुछ भी कह सकते हैं, लिख लो, पर्वत कटक या कटक। और पर्वत का इंग्लिश तो माउंटेन जानबे करते हैं, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, माउंटेन रेंज, पर्वत कटक, पर्वत कटक माउंटेन रेंज, पर्वत कटक माउंटेन रेंज। तो माउंटेन रेंज किसको कहते हैं? जिसका लंबाई अधिक हो और चौड़ाई कम। अगर कहीं भी लिखा हुआ शब्द मिले माउंटेन रेंज, इसका मतलब हो गया कि उस पहाड़ की चौड़ाई कम है, लंबाई अधिक है। एक आता है पर्वत श्रेणी, अगला पॉइंट लिखो, पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? माउंटेन रेंज, नहीं, रेंज, RANGE, माउंटेन रेंज, पर्वत श्रेणी। अब किसको पर्वत श्रेणी कहते हैं? देखो, कई पर्वतों का एक क्रम हो, कई पर्वतों का एक क्रम हो तथा सभी पर्वतों का निर्माण, सभी पर्वतों का निर्माण क्रिया समान हो, कई पर्वतों का एक क्रम हो और सभी पर्वतों का निर्माण क्रिया समान हो तथा सभी पर्वतों का निर्माण युग भी समान हो,
तथा सभी पर्वतों का निर्माण युग भी समान हो, वैसे पर्वत पर्वत श्रेणी कहलाते हैं। कई पर्वतों का एक क्रम हो और सभी पर्वतों का निर्माण क्रिया समान हो तथा सभी पर्वतों का निर्माण युग भी समान हो, वैसे वैसे पर्वतों को पर्वत श्रेणी कहते हैं। वैसे पर्वतों को पर्वत श्रेणी कहते हैं। अभी समझाएंगे। लिख लिया सब कुछ? नेक्स्ट है पर्वत प्रणाली या पर्वतमाला। पर्वत प्रणाली या पर्वतमाला। पर्वत प्रणाली या पर्वतमाला। पर्वत प्रणाली या पर्वतमाला। माउंटेन सिस्टम इंग्लिश में। माउंटेन सिस्टम। पर्वत प्रणाली या पर्वतमाला माउंटेन सिस्टम। कैसा होता है माउंटेन सिस्टम, उसके बारे में जानते हैं। देखो, कई पर्वत श्रेणियां जो लगभग एक दूसरे के समानांतर हो। कई पर्वत श्रेणियां जो लगभग एक दूसरे के समानांतर हों तथा वे सभी समान युग में निर्मित हुए हों। तथा वे सभी समान युग में निर्मित हुए हों। एवं उनके निर्माण की प्रक्रिया भी समान हो। एवं उनके निर्माण की प्रक्रिया भी समान हो तो वे पर्वत प्रणाली या पर्वतमाला कहलाते हैं। तो वे पर्वत प्रणाली या पर्वतमाला कहलाते हैं। ठीक है। ठीक है, लिखा गया सबका? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो पर्वत तीन प्रकार का हुआ कहने के लिए कि एक तो कटक, पर्वत कटक कहते हैं किसको, पर्वत श्रेणी किसको कहते हैं, या पर्वतमाला या पर्वत प्रणाली किसको कहते हैं। पर्वत कटक वो होता है जिसकी लंबाई अधिक, चौड़ाई कम। पर्वत श्रेणी उनको कहते हैं जिसमें कई पर्वतों का एक ही क्रम हो, एक हुआ, फिर है और उनका जो निर्माण भी एक ही युग में हुआ हो और निर्माण की प्रक्रिया भी समान हो, तो वो पर्वत श्रेणी कहलाएगा। और एक पर्वतमाला होता है वो जिसमें कई पर्वत श्रेणियां हों, एक नहीं कई पर्वत श्रेणियां हों और लगभग समानांतर हो, सभी का निर्माण एक ही समय में हुआ हो, एक ही प्रकार के युग में हुआ हो और उनका निर्माण का जो प्रक्रिया है वो भी समान हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पर्वतमाला। हिमालय पर्वतमाला है कि क्या है? हिमालय क्या होगा, पर्वत प्रणाली या पर्वतमाला होगा, है ना। माउंटेन सिस्टम होगा। अभी पढ़ेंगे हम लोग उसको आगे चल जब हिमालय का बात करेंगे तो। लिखो, निर्माण के आधार पर हाँ नहीं नहीं, हाँ एक मतलब टॉपिक ये बन रहा है अलग अब। निर्माण के आधार पर चार प्रकार के पर्वत होते हैं। निर्माण के आधार पर चार प्रकार के पर्वत होते हैं। एक नंबर में लिखना वलित पर्वत। वलित
वलित पर्वत, एक सेकंड, वलित पर्वत, दूसरा खंड पर्वत, वलित पर्वत, खंड पर्वत, तीसरा ज्वालामुखी पर्वत, तीसरा ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, और चौथा अवशिष्ट पर्वत। चौथा अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत। निर्माण के आधार पर कितने प्रकार के पर्वत हुए? निर्माण के आधार पर कितने प्रकार के पर्वत हुए? अनम्यूट करो और बोलो। 4 प्रकार के। पहला वलित, वलित को इंग्लिश में बोलते हैं फोल्डेड माउंटेन, खंड को बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन, ज्वालामुखी को बोलते हैं वोल्केनिक माउंटेन, और अवशिष्ट को बोलते हैं डेलिट माउंटेन। अब 1 नंबर लिखो, वलित पर्वत। 1 नंबर लिखो, लिखवा रहे हैं, वलित पर्वत। वलित पर्वत, इंग्लिश में इसका नाम लिखना फोल्डेड माउंटेन। फोल्डेड, लिखा रहे हैं, ये 1 बाय 1 लिखो ना पहले। वलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन, फोल्डेड माउंटेन, वलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन। लिखो, वलित पर्वतों को ही मोड़दार पर्वत भी कहा जाता है। वलित पर्वत को ही मोड़दार पर्वत भी कहा जाता है। मोड़दार, मुड़ने वाला। वलित पर्वत को ही मोड़दार पर्वत भी कहा जाता है। वलित पर्वत का निर्माण, वलित पर्वत का निर्माण जल क्षेत्र में, वलित पर्वत का निर्माण जल क्षेत्र में वलित पर्वत का निर्माण जल क्षेत्र में भूसन्नति वलित पर्वत का निर्माण भू क्षेत्र में जल क्षेत्र में भूसन्नति में होता है, जो चट्टानों के वलन से बनता है। बता रहे हैं, जो चट्टानों के वलन से बनता है। अब 2 चीज हुआ। भूसन्नति क्या होता है? तो भूसन्नति उसको बोलते हैं
जो सागरीय क्षेत्र होता है, छिछला सागरीय क्षेत्र को भूसन्नति बोलते हैं। छिछला सागरीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं? भूसन्नति। ठीक है, अब बोर्ड देखना तो भूसन्नति तुमको समझ में आएगा। देखते हैं, बोर्ड दिखेगा तब ना तुम लोगों को। लाइट ऑन करने दो। बोर्ड दिख रहा है? ठीक है, ये देखो, मान लो कि ये जल क्षेत्र है, ठीक है। कुछ इस प्रकार का बोर्ड दिख रहा है। ये जल क्षेत्र है। क्या है ये? जल क्षेत्र। अब मान लो कि इधर से पानी आ रहा है, ठीक है। इस पानी के साथ चट्टानी टुकड़ा भी बहते हुए आता है, आता है कि नहीं? चट्टानी टुकड़े आया और यहाँ आके जमा हो गया, जमा हो रहा है, जमा हो रहा है, जमा हो रहा है, बहुत आते रहेगा, जमा होते रहेगा, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं फोटो? इसमें पानी भी है, चट्टानी टुकड़े भी है। क्या तुम लोगों को पता है कि पानी में एक सीमेंटिंग एजेंट रहता है? सीमेंटिंग एजेंट, सीमेंटिंग मतलब होता है जमाने वाला एजेंट। क्या होता है? सीमेंटिंग एजेंट। पानी में क्या रहता है? सीमेंटिंग एजेंट रहता है, ठीक है। अब ये जो चट्टानी टुकड़े हैं यहाँ पे आया, तो सैकड़ों हजारों वर्ष अगर इस जगह जमा रहेगा तो क्या होगा? धीरे धीरे ये जम जाएगा, आपस में मिल जाएगा, है कि नहीं? अब ये जम रहा है, जम रहा है, जमते जमते इसका चट्टान छोटा छोटा टुकड़ा बड़ा टुकड़ा में बन गया, उससे भी बड़ा टुकड़ा बना, फिर बड़ा टुकड़ा, ऐसे बनते 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 बहुत बड़ा बन गया, ठीक है। अब एक समय ऐसा आया कि ये जो पार्ट है नीचे की ओर पानी में डूब गया, ठीक है, और ये पार्ट ऊपर धीरे धीरे उठ गया बहुत ऊंचा तक। अगर 600 मीटर ऊंचा उठा तो पहाड़ी बन गया, और 600 मीटर से ज्यादा ऊंचा उठ गया तो पर्वत बन गया। अब समझ में आया कि पर्वत और पहाड़ी कैसे बना? समझ में आ गया? ये जो चट्टानी टुकड़े यहाँ बहा करके जमा हुआ, यही सैकड़ों साल के बाद पर्वत के रूप में धीरे धीरे चट्टान पे चट्टान, चट्टान पे चट्टान बन करके पर्वत का निर्माण करता है, ठीक है। पानी में क्या रहता है? एक सीमेंटिंग एजेंट रहता है, कैल्शियम। पानी में क्या रहता है? एक सीमेंट। जी अभी और बताएंगे। ऐसे ही बनता है, सैकड़ों साल, हजारों साल के बाद ऐसे ही करके पहाड़ बना है, ठीक है। अभी और आगे बताएंगे, अब ये समझ में आ गया इतना पॉइंट? ठीक है।
अब लिखो पॉइंट। अब टाइम खत्म हो रहा है, थोड़ा देर में अगर ये मीटिंग खत्म हो जाएगा ना फिर से लॉगिन कर लेना। चलो पॉइंट लिखो। लिखो, पर्वत का निर्माण हाँ वलित पर्वत का में लिखो ना। लिखो, चट्टानी टुकड़ों के भूसन्नति में करोड़ों वर्षों तक जमाव की प्रक्रिया चलती रहती है। करोड़ों वर्षों तक जमाव की प्रक्रिया चलती रहती है। जमाव की प्रक्रिया चलती रहती है तथा पानी में मौजूद सीमेंटिंग एजेंट के कारण ये चट्टानी टुकड़े सीमेंटिंग एजेंट के कारण ये चट्टानी टुकड़े आपस में जुड़ते जाते हैं तथा सैकड़ों लाखों वर्ष के बाद इसका भार बढ़ जाता है। इसका भार बढ़ जाता है परिणाम स्वरूप संकुचन बल के प्रभाव से यह धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। यह धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है और बलन प्रक्रिया द्वारा वलित पर्वत का निर्माण होता है। वलन प्रक्रिया द्वारा वलित पर्वत का निर्माण होता है। समझ में आया बात? चट्टानी टुकड़े जलीय क्षेत्र में पहुंचा, वहां जमा हुआ। जमा होने के बाद हजारों लाखों वर्षों के बाद क्या हुआ?
जमा होते रहा, जमा होते रहा, जमा होते रहा। पानी में एक सीमेंटिंग एजेंट होता है। उस सीमेंटिंग एजेंट के प्रभाव से क्या हुआ, वो आपस में जुड़ने लगा। जुड़ते 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 उसका भार बहुत ज्यादा हो जाता है। जब भार किसी क्षेत्र में ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो नीचे की ओर धंसेगा, नीचे धंस जाता है। नीचे धंसने के बाद क्या हुआ, एक संकुचन बल काम करने लगता है वहां पे। उस संकुचन बल के प्रभाव से फिर वह धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है, और ऊपर उठ करके क्या करता है, वलन प्रक्रिया द्वारा वलित पर्वत का निर्माण करता है। वलन प्रक्रिया द्वारा वलित पर्वत का निर्माण करता है। बात समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? ज्यादा लिखा गया इसमें लाइन? समझ में आ गया ना? नहीं समझ में आया? समझ में आ गया ना? ठीक है, किस तरह से वलित पर्वत का निर्माण हुआ? क्या? बोलो रवि। हाँ बोलो। हम्म। नहीं नहीं, जब नीचे की ओर धंस गया, नीचे जहाँ जगह नहीं था वहां तुम्हारा भार ज्यादा बढ़ गया, उसको जो चट्टान का जो बड़ा बड़ा चीज बन गया, बड़ा बड़ा चट्टान बन गया, वो धंस गया ज्यादा वजन की वजह से उस जगह। वो जब धंसा तो नीचे संकुचन बल अपने आप काम करने लगता है। वो संकुचन बल के प्रभाव से फिर वो ऊपर की ओर उठने लगता है, और ऊपर जब उठा तो फिर वहां वलन प्रक्रिया होती है, और उस वलन प्रक्रिया द्वारा फिर वलित पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है। ठीक है, लिखो। अल्पस पर्वत, अल्पस पर्वत, हिमालय, कॉमा दे करके, एंडीज, लिख दे रहे हैं। अल्पस, कॉमा हिमालय, कॉमा एंडीज, एंडीज, कॉमा रॉकी। ये सब पर्वत का नाम बता रहे हैं। रॉकी, एटलस, एटलस, ये सभी पर्वत, ये सभी पर्वत एक ही युग, ये सभी पर्वत एक ही युग, ब्रैकेट में लिखना, तरसरी युग, टर्स टर्सियरी, तरसरी युग, तरसरी युग के ये सभी पर्वत तरसरी युग में निर्मित पर्वत हैं, तरसरी युग में निर्मित पर्वत हैं, तथा तथा सभी नवीन, सभी नवीन मोड़दार, फोल्डेड, मोड़दार वलित पर्वत हैं। सभी नवीन मोड़दार वलित पर्वत हैं, वलित पर्वत हैं। अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि हिमालय का निर्माण किस युग में हुआ है, तो क्या लिखेंगे? टर्सरी युग में। अल्पस का निर्माण टर्सरी युग में। एंडीज का, रॉकी का, एटलस का टर्सरी युग में। और अगर क्वेश्चन आ जाए इनमें से कौन नवीन मोड़दार पर्वत नहीं है, अल्पस, हिमालय, एंडीज और एक और किसी का नाम देगा, तो जो एक चौथा नाम देगा नवीन मोड़दार पर्वत नहीं है।
ठीक है, लिख लिए? नीचे लिखो, नोट करके एक पॉइंट, नोट करके एक पॉइंट लिखो। एंडीज पर्वत, एंडीज पर्वत संसार का सबसे लंबा वलित पर्वत है। एंडीज पर्वत संसार का सबसे लंबा वलित पर्वत है, जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है, जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है, तथा इसकी लंबाई, इसकी लंबाई 7200 किलोमीटर है, तथा इसकी लंबाई 7200 किलोमीटर है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, अल्पस, अल्पस पर्वत यूरोप में स्थित है। अल्पस पर्वत यूरोप में स्थित है। एटलस पर्वत अफ्रीका में स्थित है। एटलस पर्वत अफ्रीका में स्थित है। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अफ्रीका, अफ्रीका महादेश। एटलस अफ्रीका, अल्पस यूरोप, रॉकी उत्तरी अमेरिका, और एंडीज के बारे में लिखवाए दक्षिण अमेरिका। ठीक है, अब एक बच गया हिमालय। हिमालय कहाँ स्थित है? खाली इंडिया में है? इंडिया नेपाल दोनों दोनों जगह पड़ता है। हिमालय के बारे में लिखेंगे भारत नेपाल, जो भी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अब हम लोगों के भारत में हिमालय क्या क्या बोलो। हाँ जी, हाँ। तो तुमको और क्या लग रहा है? तब और कौन हो सकता है? ऊंचाई है उसका सबसे ज्यादा, सबसे ऊंचा है वो। ठीक है, अभी लिखाएंगे, टेंशन क्या ले रहे हो? लिखो नेक्स्ट, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत। अगला पॉइंट लिखो, विश्व की प्राचीनतम यानी सबसे पुरानी, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत भारत के
भारत के अरावली अरावली श्रेणी विश्व का प्राचीनतम वलित पर्वत भारत के अरावली श्रेणी को कहा जाता है या माना जाता है। अरावली को माना जाता है जो भारत के चार राज्यों जो भारत के चार राज्यों भारत के चार राज्यों गुजरात गुजरात राजस्थान हरियाणा तथा दिल्ली जो भारत के चार राज्यों गुजरात राजस्थान हरियाणा तथा दिल्ली में विस्तृत है अरावली श्रेणी कहाँ कहाँ है? गुजरात राजस्थान हरियाणा और दिल्ली। कितने राज्यों में? चार राज्यों में। और यह सबसे पुराना वलित पर्वत है। अरावली जो है सबसे पुराना वलित पर्वत है। ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि गुजरात राजस्थान हरियाणा और दिल्ली में सबसे अधिक विस्तार किस राज्य में है? तो लिख लो अरावली श्रेणी का सर्वाधिक विस्तार अरावली श्रेणी का सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में है। अरावली श्रेणी का सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में है। ठीक है। ब्रैकेट में लिख लेना लगभग 80%। ब्रैकेट में लिख लेना लगभग 80%। अरावली का 80% विस्तार कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है। घबराओ नहीं, एक के बाद में क्वेश्चन पूछेगा तो गड़बड़ा जाएगा। लिखो अरावली का निर्माण युग अरावली का निर्माण युग प्री कैम्ब्रियन युग को माना जाता है। प्री कैम्ब्रियन नहीं, अरावली सबसे पुराना है। देखो प्री कैम्ब्रियन ओरिजिनेटिंग एज प्री कैम्ब्रियन ओरिजिनेटिंग एज। ये ओरिजिनेटिंग मतलब क्या? ओरिजिन जहां से हुआ। ओरिजिनेटिंग ओरी ओरिजिनेटिंग ओरिजिनेटिंग एज ओरिजिनेटिंग एज को माना जाता है। ठीक है। ठीक है। एक पॉइंट और बनाओ। यूराल पर्वत यूराल
पर्वत। पॉइंट नीचे बना के लिखो ना, यूराल पर्वत। देखो यह पर्वत भी वलित पर्वत है, यह पर्वत भी वलित पर्वत है जो यूरोप तथा एशिया महाद्वीप में अवस्थित है, जो यूरोप तथा एशिया महाद्वीप में अवस्थित है तथा इसका अधिकांश भाग मुख्यतः रसिया रसिया रूस रूस में अवस्थित है। अच्छा, यूराल इसको नाम क्यों दिए? नहीं, एशिया में ये नहीं है। ये जो यूराल पर्वत है वो यूरोप में स्थित है, एशिया में नहीं है, ठीक है ना। कहाँ स्थित है? यूरोप में। लेकिन यूरोप और एशिया को अलग करती है ये पर्वत। यूरोप और एशिया को क्या करती है? अलग करती है। लिख लो नोट। हाँ, रूस में। हाँ, वो तो लिखना ही है। ऊपर में जो एक पॉइंट लिखा है ना कि यह यूरोप और एशिया, यूरोप में अवस्थित है, लिखना है। एशिया उस जगह नहीं होगा। महादेश, यह यूरोप महादेश में अवस्थित है तथा, नीचे पॉइंट में लिख लेना, चाहे वहां पे नहीं लिखोगे तो, यह यूरोप और एशिया महादेश को प्राकृतिक रूप से अलग करती है। यह यूरोप तथा एशिया महादेश को प्राकृतिक रूप से अलग करती है, यानी बाउंड्री बनाती है, ठीक है ना। तो यूराल यूराल पर्वत कैसा है? वलित पर्वत है। कहाँ है? तो यूरोप में है। रूप से अलग करती है, प्राकृतिक रूप से अलग करती है। यह यूरोप और एशिया को प्राकृतिक रूप से अलग करती है, ठीक है। लिखो, यूराल पर्वत का निर्माण तीसरे पर्वतीकरण युग, यूराल पर्वत का निर्माण तीसरे पर्वतीकरण युग तीसरे पर्वतीकरण युग हर्षिनियन युग हर्षिनियन युग में हुआ था। हर्षिनियन युग में हुआ था। ठीक है। क्या क्या बात जाने हम लोग अभी? अरावली विश्व का प्राचीनतम वलित पर्वत है। यह गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, भारत के 4 राज्यों में विस्तृत है। अरावली का 80% विस्तार राजस्थान में है। अरावली का निर्माण युग प्री कैम्ब्रियन ओरिजिनेटिंग एज है। यूराल पर्वत के बारे में जाने कि यह यूरोप में अवस्थित है। यह वलित पर्वत है। इसका निर्माण तीसरे पर्वतीकरण युग, जिसको हर्षियन पर्वतीकरण युग कहते हैं, उसमें हुआ। यह यूरोप और एशिया को प्राकृतिक रूप से अलग करती है, ठीक है। और यूराल पर्वत अधिकांशतः कहाँ स्थित है? रसिया में अवस्थित है। यूराल मुख्यतः कहाँ अवस्थित है? रसिया, रूस में अवस्थित। ओके, चलो। अब 2 नंबर का लिखो, खंड। खंड या खंड या
भ्रसोत, तो रिपीट तो कर दिए। खंड या भ्रसोत पर्वत, सब इम्पोर्टेंट है। खंड या भ्रस, चाहे सीधे सीधे लिखो खंड पर्वत खाली, खंड पर्वत, वर्ड तुम लोग नहीं समझ में आएगा। खंड पर्वत इंग्लिश में ब्लॉक माउंटेन, खंड पर्वत ब्लॉक माउंटेन। अब इसके बारे में थोड़ा जानकारी लो। देखो, पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के कारण, पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के कारण भूपटल पर भूपटल पर दो समानांतर भूपटल पर दो समानांतर भ्रंशों दो समानांतर भ्रंशों के सहारे दो समानांतर भ्रंशों के सहारे मध्यवर्ती भूखंड के उत्थान से मध्यवर्ती भूखंड के उत्थान से बने पर्वत, उत्थान मतलब ऊपर उठना, उत्थान से बने पर्वत खंड पर्वत कहलाते हैं, खंड पर्वत कहलाते हैं। फिर से बोलें, पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के कारण भूपटल पर विकसित दो समानांतर भ्रंशों के सहारे मध्यवर्ती भूखंड के उत्थान से बने पर्वत खंड पर्वत कहलाते हैं। भूपटल पर अभी भ्रंश बता रहे हैं। भूपटल पर विकसित दो समानांतर भ्रंशों के सहारे मध्यवर्ती भूखंड के उत्थान से बने पर्वत खंड पर्वत कहलाते हैं। हो गया। एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए जर्मनी का हॉर्स्ट पर्वत पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के कारण भूपटल पर विकसित दो समानांतर भ्रंशों के सहारे मध्यवर्ती भूखंड के उत्थान से बने पर्वत खंड पर्वत कहलाते हैं। ठीक है। देखो, जर्मनी में खंड पर्वत को हॉर्स्ट कहा जाता है। जर्मनी में खंड पर्वत को HORST हॉर्स्ट कहा जाता है। ठीक है। अब जर्मनी का दो पर्वत का नाम लिख लो। एक है ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, और दूसरा
दूसरा भोसजेज माउंटेन, VOSGEG, VOSGEG माउंटेन। ये दो माउंटेन जो हैं जर्मनी में है। जर्मनी में इसको हॉर्स्ट कहा जाता है। ये कैसा एग्जाम्पल है, कैसा पर्वत का एग्जाम्पल है? खंड पर्वत का। कैसे पर्वत का एग्जाम्पल है? खंड पर्वत का। अब देखो खंड पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, BLACK, ब्लैक FOREST, फॉरेस्ट माउंटेन। देखो कैसे बनता है भ्रंश। भ्रंश जो है, ब्लॉक माउंटेन जो है वो कैसे बनता है वो देखो, बोर्ड में देखना। ब्लॉक दिखा, बोर्ड दिख रहा है? बोर्ड दिख रहा है? ठीक है, यहाँ देखो, ये A है, ये B है, ये C है। ठीक है, तीन ब्लॉक बनाए, A, B और C। ठीक है, अगर मानो कि ये नहीं था, ये पहले सिर्फ दो ब्लॉक था बीचों बीच, ऐसे A और B। ठीक, किसी कारणवश जो पृथ्वी का जो आंतरिक बल में, आंतरिक जो क्रियाएं होती है पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं, उसके कारण क्या हुआ, यहाँ पे भ्रंश बन गया। क्या बन गया? भ्रंश बन गया। ये अलग पार्ट हो गया, ये अलग पार्ट हो गया, और ये एक अलग पार्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, किस वजह से? पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के कारण। अब जब ये भ्रंश बना तो पर्वत का किस तरह से हो रहा था कि ये जो ज्यादा भारी होता है वो नीचे धंस जाता है। मान लेते हैं कि A वाला का वजन B वाला से ज्यादा हो गया, ये हुआ क्या, थोड़ा नीचे धंस गया। क्या हो गया नीचे? ये नीचे धंसा। अगर ये नीचे धंसा तो ये वाला पार्ट क्या होगा, थोड़ा ऊपर उठेगा। उठा, ये वाला पार्ट ऊपर उठते 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 उठते, क्योंकि ये जलीय क्षेत्र में सब पहाड़ बनता है, तो ये क्या हुआ, यहाँ जलीय क्षेत्र में रॉक जमा होते 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 पहाड़ का निर्माण हो गया, और ये ऊपर की ओर उठ गया। ठीक है, और कुछ इस तरह का निर्माण हो गया और पर्वत बन गया। तो इस तरह का पर्वत जो भ्रंश बनने के कारण ऊपर उठता है इस तरह से, ठीक है, तो इसी को क्या नाम दिए? ब्लॉक माउंटेन। क्या नाम दिए इसको? समझ में आया? ये वाला पोर्शन ऊपर उठ जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये पोर्शन ऊपर इस तरह से हो जाएगा, फिर ये इसे बन जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं ब्लॉक। दिख नहीं रहा है क्या ग्रीन वाला कलर? दिख रहा है ना? तो समझ में आ गया ये कैसे बना? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट लिखते हैं। अगला पॉइंट बनाओ। देखो, पाकिस्तान में साल्ट रेंज, SALT, सॉल्ट रेंज, पाकिस्तान में सॉल्ट रेंज खंड पर्वत का उदाहरण है। खंड पर्वत का उदाहरण है। हो गया, पाकिस्तान में सॉल्ट रेंज खंड पर्वत का उदाहरण है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA, USA
यूएसए में यूएसए में सीरा SEIRRA सीरा नेवाडा NEVADA सीरा नेवाडा। यूएसए में सीरा नेवाडा संसार का सबसे विस्तृत खंड पर्वत है। यूएसए में SEIRRA सीरा नेवाडा NEVADA सीरा नेवाडा संसार का सबसे विस्तृत खंड पर्वत है। संसार का सबसे विस्तृत खंड पर्वत है। ठीक है, हो गया। एक नोट लिखना, एक नोट लिखो। स्विट्जरलैंड की राइन नदी, स्विट्जरलैंड की राइन नदी राइन नदी स्विट्जरलैंड की राइन नदी स्विट्जरलैंड 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 की राइन नदी संसार की कोयला नदी कहलाती है। स्विट्जरलैंड की राइन नदी संसार की कोयला नदी कहलाती है। ये एक वर्ड आ गया यहाँ पे, इसलिए लिखवा दिए। कोयला नदी के नाम से किसको जाना जाता है? राइन नदी को। ठीक है। हाँ, मतलब संसार में कोयला का ज्यादातर जो क्षेत्र है, कोयला का ज्यादा क्षेत्र इसी नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है ना? हाँ, संसार की कोयला नदी कहला जाता है। हाँ जी, एक ही, बिल्कुल एक ही होता है। ठीक है। अब चलो भारत में, भारत में बात करते हैं कि ऐसा नदी ऐसा है कि नहीं। भ्रंश जो अभी जो स्विट्जरलैंड की राइन नदी कोयला नदी कहलाती है। कोयला नदी कहलाती है, विश्व की कोयला नदी कहलाती है। अच्छा, तो अगर क्वेश्चन अगर आए, क्या खंड यानी ब्लॉक माउंटेन भारत में है कि नहीं? खंड या ब्लॉक माउंटेन भारत में है कि नहीं? तो है। लिखो, भारत दो ऊपर में टॉपिक, भारत में भारत में खंड पर्वत, ब्लॉक माउंटेन, भारत में खंड पर्वत। नीचे लिखो, भारत में विंध्य, भारत में विंध्य विंध्य कौमा सतपुड़ा सतपुड़ा तथा अजंता अजंता नदियां भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। बिन क्या लिखवाए अभी हम? विंध्य विंध्य सतपुड़ा तथा अजंता पहाड़ियां पहाड़ियां
फिर से इंड हो जाएगा लगता है ये मीटिंग। क्या लिखा है? आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हो? भारत में जो 3 श्रेणी है ना, बिंद श्रेणी, सतपुरा श्रेणी और अजंता श्रेणी। तुम लोगों का आवाज नहीं समझ में आ रहा हमको। लिखो, लिखवा रहे हैं वो। बिंद श्रेणी, सतपुरा श्रेणी और अजंता श्रेणी जो भारत में स्थित है, ठीक है ना, इन श्रेणियों के बीच में हम लोगों की जो घाटी है, ठीक है ना, तो वो 2 घाटी है, वो हम बता रहे हैं, जरा बोर्ड देखो। बोर्ड 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 दिख रहा है? बोर्ड दिख रहा है? ये देखो, ये बिंद श्रेणी है, बिंद पर्वतमाला, बिंद श्रेणी, ये सतपुरा और ये अजंता यहाँ। ये कौन सी है? अजंता। अब देखो, जैसे ये जो पर्वत है, दिख रहा है बोर्ड? यहाँ नर्मदा नदी बहती है, ठीक है? कौन सी? बोलो। हाँ, और यहाँ ताप्ती नदी है। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, जो बिंद श्रेणी है और सतपुरा श्रेणी है, यहाँ नर्मदा नदी एक भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। क्या करती है? भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, ठीक है? कौन सी घाटी? भ्रंश घाटी। अब भ्रंश घाटी में क्या होता है वो देखो। भ्रंश भ्रंश घाटी में क्या होगा वो देखो। चलो, ये क्लास कल कल करेंगे, अब टाइम बहुत हो गया, 4:15 हो गया, ठीक है? चलो एंड करते हैं क्लास। हाँ, कल सुबह 7 बजे, ठीक है?